Good morning, Eduverse News Analysis. Today is 28 October 2022, and we are going to discuss the Hindu analysis. And the first news which we are going to discuss is related to states should have a uniform policy on law and order, says Amit Shah. अमित शाह जी ने अभी क्या कहा है? अमित शाह जी ने एक पॉइंट लेके आए हैं यहाँ पे कि सभी डेटा को सेंट्रलाइज किया जाएगा। सभी टेरर से रिलेटेड, सभी क्राइम से रिलेटेड जो डेटाज हैं उनको सेंट्रलाइजेशन करने की यहाँ पे बात चल रही है। अभी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोला गया है कि आप क्या करिए, आप 2024 के पहले पहले जितने भी डेटा हैं, डेटा जैसे कि मैं बात करता हूँ कहाँ पे कितना क्राइम हो रहा है, किस फील्ड के अंदर कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं, किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, तो इसका एक प्रॉपर एनालिटिकल डेटा तैयार किया जाएगा, यूनिफॉर्म तरीके से तैयार किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर क्राइम, इस सब से रिलेटेड एक यूनिफॉर्म डेटा तैयार होगा जो कि सभी स्टेट्स के पास होगा और सेंट्रल के पास भी होगा, जिससे हम जितने भी आने वाले नए क्राइम्स हैं और पुराने क्राइम हैं उनको डील करने में हेल्प मिलेगी। तो काउंटर करने के लिए अंदर काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है आपके लिए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, याद रखिएगा क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये चीज बोला गया है। इस तरीके से जितने भी ऐसे क्राइम से रिलेटेड एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जिनके पास जुरिडिक्शन है, वो इस डेटा के ऊपर वर्क करेंगी। अब मैं बात करता हूं एनआईए की। तो एनआईए क्या है? एनआईए इज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये मैंडेट करता है, इट मैंडेट्स, what mandates? It mandates to investigate all the offenses affecting the sovereignty, security and integrity of India. ये जो भी इंडिया के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और से रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उन सभी मैटर्स को एनआईए देखता है ना, उसमें इन्वेस्टिगेट करता है। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से एनआईए क्या इंश्योर करता है कि हमारा जो रिलेशन है, हमारा इंडिया का रिलेशन जो अदर नेशन के साथ है वो फ्रेंडली बना रहे। उससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा चीजें हो रही हैं, क्राइम वगैरह हो रहा, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कौन करता है? एनआईए करता है। स्मगलिंग का केस, जैसे कि स्मगलिंग तेजी से बढ़ रहा है, आर्म्स का, ड्रग्स का, फेक इंडियन करेंसी बढ़ रही है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है बॉर्डर के अक्रॉस जो है, सपोज ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अक्रॉस जो है इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, तेजी से लोग आ जा रहे हैं, है ना, इलीगल तरीके से। तो वो उन सब मैटर्स में कौन देखता है? एनआईए देखता है ना। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि एनआईए कैसा काम करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है इसका। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर है, इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ना। उसको क्या बोलते हैं? जैसे इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है सपोज, तो इसका बाहर भी जुरिडिक्शन इसका आ जाता है कि इंडिया के बाहर जब जुरिडिक्शन जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। क्लियर हुआ आपको? ओके। अब मैं थोड़ा सा और एनआईए के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे मैं बताता हूं, ये खाली जगह है, ठीक है। ओके, तो चलिए एनआईए क्या करता है, याद रखिए एनआईए किस तरीके से बना हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत एनआईए को बनाया गया है। एनआईए एक्ट 2008। ओके, तो ये आपको याद रखना है। द एजेंसी इज empowered टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट अंडर द रिटन प्रोक्लेमेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जिसको ऐसा रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये जाके किसी भी स्टेट में कुछ भी इस तरीके से चीजों को कर सकता है। क्लियर हुआ? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ये आपको पता होगा। ये कब बना था? 2008 में ही इसको क्यों बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको याद रखना है कि 2008 में ही एनआईए को एनआईए क्यों बनाया गया, ये आपको नोट करते चलना है मेरे साथ साथ, याद रखिएगा। आपको पता होगा कि 26/11 का अटैक, आप लोग सबको पता होगा, 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, टेरर अटैक हुआ था नवंबर में, तो उसके बाद से ही एनआईए का गठन हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, के ऐसे मामले फिर से ना हो पाए, इसलिए हम इन सारी चीजों में अपनी नजर को रखेंगे। तो इसलिए एनआईए का गठन हुआ। क्लियर हुआ आपको? चलिए हम आगे चलते हैं अब।
फिर देखिए कि एनसीआरबी क्या करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नार्को क्राइम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये आपको याद रखना है। तो ये नारकोटिक्स से रिलेटेड, ड्रग्स वगैरह इनसे रिलेटेड चीजों को देख रेख करता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है नेट नेट ग्रिड की। नेट ग्रिड ब्रिंग्स करता है, नेट ग्रिड क्या करता है, नेट ग्रिड ये हो गया हमारा नेट ग्रिड। ठीक है, नेट ग्रिड ब्रिंग्स द 11 एजेंसीज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। जितने भी इस तरीके से एजेंसीज हैं अलग अलग प्रकार की, उन सबको क्या करता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आता है, उन सब के डेटा को यहाँ पे रखेगा। अब देखिए, अगर सबके डेटा एक ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए हेल्पफुल होगा। कौन सा क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, किस एरिया में बढ़ रहा है, तो उससे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमें, जैसे हमारा इंडिया है, ये सपोज एक स्टेट है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी बताता हूँ। एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर ये यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड क्या क्या कर सकेंगे, मेजर्स उठा सकेंगे। यार यहाँ पे ये चीज ज्यादा वल्नरेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चोरियां ज्यादा हो रही, तो यहाँ पे क्यों चोरियां ज्यादा हो रही हैं, उसके ऊपर हम देख रेख करेंगे, उससे रिलेटेड हम चीजों को कर पाएंगे। यहाँ पे जो है रेप के केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, हम कैंपेजन लेके आएंगे और सुरक्षा प्रदान करेंगे और एक्स्ट्रा मेजर्स उठाएंगे यहाँ पे वो ना करने के लिए। तो अगर डेटा हमारे पर ऑथेंटिक और सही तरीके से सही टाइम पे रहेगा तो हम उससे रिलेटेड मेजर्स को उठा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड जैसे एक टाइम पे आया था ना, कि ऑनलाइन स्कीम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो अगर हमारे पास डेटा होता कि वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कहाँ से किए जा रहे, तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। फिर ये चीज बाद में हुई, है ना। तो इस तरीके से चीजों को यहाँ पे करने के लिए ये किया गया है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, एक ये छोटा सा न्यूज है, इसको भी आप देख लीजिए साथ ही साथ कि ओके, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने बोला है कि अगर पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भी अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वैसे तो है ही, बट अगर हमारा कंट्रोल इसके ऊपर हो जाए अच्छी तरीके से, तो वहां पे भी प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीजें आ सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान एरिया के अंदर पीओके को रीयूनाइट करने की बात कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर। तो इन केस देखिए, अगर ये स्टेटमेंट निकल के आ रही, दैट मीन्स इन केस इन फ्यूचर कुछ ऐसी होने की संभावना है। अब क्या होगा वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो शौर्य दिवस के अंदर इन्होंने ये बोला है, इन्होंने बताया, एक एग्जांपल दिया है कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए अब किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, है ना। बहुत तेजी से डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोग बाहर निकल निकल के आ रहे हैं और जॉब्स मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बहुत तेजी से सारी चीजों को हो रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स इन्होंने बताया। तो ये चीज गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के अंदर भी हो सकती है अगर वो इंडिया से रीयूनाइट करे तो, है ना। तो अभी इसके ऊपर आगे भी आर्टिकल्स आएंगे, वहां पे हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं हम। देखिए, ये एक छोटी सी न्यूज है, बट दिस न्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आप इसको आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। GS1 के अंदर ये टॉपिक को आप नोट करिएगा। GS1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, वहां से ये टॉपिक आता है ना। अब आर्ट एंड कल्चर के अंदर कॉइनेज, कॉइन्स देन इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। देखिए, अभी एक पॉलिटिकल न्यूज आई थी। क्या पॉलिटिकल न्यूज आई थी? एक पॉलिटिकल न्यूज आई थी कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे कि जो हमारे नोट्स वगैरह हैं, करेंसीज हैं, उसके ऊपर गॉडेस लक्ष्मी और गॉडेस लक्ष्मी और गॉड गणेशा की जो है पिक्चर जो है डिपिक्ट होनी चाहिए वहां पे। कुछ एक ऐसी सीरीज चलाई, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो एक पॉलिटिकल न्यूज है ना। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसके हिस्ट्री में जाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जनरली आप इस तरीके से अपनी हिस्ट्री की बुक्स, अगर हो सकता है आपने पढ़ा भी हो और हो सकता है ना भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज विद इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बट हाँ, एंशियंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ट्रेडिशन देखने को मिला है कि गॉड्स की जो पिक्चर्स हैं वो अपने कॉइन्स की वगैरह के अंदर
देखने को मिली हैं। जैसे कि कुशानस के टाइम में, कुशानस हु हेल्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन, जो सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे। कुशानस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशियन रीजन से कुशानस आए थे, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे कुशानस। उन्होंने सबसे पहले, पहले कौन थे? सबसे पहले उन्होंने ही ये चीज की थी। थर्ड सेंचुरी के अंदर, थर्ड सेंचुरी एडी, थर्ड 3 AD में, थर्ड सेंचुरी एडी में उन्होंने किया था। इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी जी की जो फोटोज हैं वो कॉइन के अंदर जो है डिपिक्ट की थी, उन्होंने लेके आए थे। अलोंग विथ आर्डोशो। अब आर्डोशो कौन है? द ईरानियन गॉडेस ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे यहाँ धन की देवी किन्हें कहा जाता है? लक्ष्मी को, वैसे उनके यहाँ भी किया जाता। तो वो उनकी फोटो और लक्ष्मी जी की फोटो को यहाँ पे डिपिक्ट किया था, है ना। देन कुशानस ऑल्सो डिपिक्टेड ओशियो। ओइशो, ओइशो कौन है? शिवा। शिवा जी को ओइशो कहते हैं, क्लियर। मून डेटी, जैसे मीरो, है ना, मीरो नाम चल रहा था। एंड बुद्धास। ये याद रखिएगा, कौन कौन से, ऐसा पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में आ जाएगा कि कुशानाज ने किन किसकी इमेज को डिपिक्ट किया था कॉइन के अंदर, है ना। सबसे पहले किसने किया था? कुशानाज ने। इंडिया में कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशियन से आए थे। कितने सेंचुरी में आए थे? 3rd AD सेंचुरी में आए थे। एशिया रीजन से आए थे, क्लियर हुआ। फिर उन्होंने किस किस की इमेज की? एक तो गॉडेस लक्ष्मी की गई, फिर उन्होंने अपने लक्ष्मी माता की, अपने लक्ष्मी मतलब अपने धन की देवी जो उनकी है, आर्डोशो, ARDOCHSHO, है ना, ये याद रखिएगा। फिर उन्होंने क्या किया? शिवा की। फिर उन्होंने मून, और फिर बुद्धा। तो इतनी इमेज इन्होंने की थी, ये आपको याद रखना है, क्लियर। देन क्लोजर टू विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो नागराज जो किंग थे, नागरा किंग यूज टू किंग, सॉरी, विजयनगरा के जो किंग थे कॉइनेज के अंदर हिंदू आइडल्स को ये डिपिक्ट करते थे, है ना। हिंदू आइडल्स को काफी ज्यादा मानते थे और ये डिपिक्ट करते थे, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। जैसे पहले हम कुछ नाम आते थे, हरिहरा। अब हरिहरा जो किंग थे, हरिहरा फर्स्ट 1377 से 1377 टू 1404, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉइन, कैसा? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा सरस्वती को एक साथ। याद रखिएगा, इन्होंने जो त्रिदेव और त्रिदेवी, ऐसा याद रख सकते हैं, त्रिदेव और त्रिदेवी को एक साथ लेके आए थे कि ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ सरस्वती, माँ सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, शिवा और पार्वती, तो शिवा और पार्वती। तो इस तरीके से इन्होंने विष्णु और लक्ष्मी, शिवा, पार्वती, इस तरीके से इन्होंने कॉइन के ऊपर डिपिक्ट किया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि त्रिदेवो त्रिमूर्ति, त्रिदेव की और तीनों माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती और त्रिदेवी की जो इमेज है किसने डिपिक्ट की थी और एक साथ, तो वो हरिहरा ने की थी। हरिहरा सेकंड ने, याद रखिएगा, हरिहरा सेकंड ने की थी 1337 टू 1404। ये कहाँ से हिंदू आइडल थे? ये कहाँ से? विजयनगर एम्पायर से रिलेट करते हैं, ठीक है। देन अबाउट द कॉइन विद द गॉडेस लक्ष्मी इशूड मोहम्मद बिन सैम, मोहम्मद बिन सैम, मोहम्मद बिन सैम जिनको नॉन टू अस मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी, इसने भी क्या किया था? आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन में। बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 AD में। 1192 AD, 1192 AD याद रख लीजिए। यहीं से देखिए फैक्ट्स जो भी ऐसे रिलेटेड आए आप तुरंत याद करिए। ऐसा मत सोचिए कि बाद में याद करेंगे या बाद में मैं जाके रिवाइज कर लूंगा, पढ़ लूंगा, बाद में रिवीजन तो चलता रहेगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? मेरे साथ साथ याद करना है। तो देखिए हिस्ट्री की चीजें भी क्लियर हो रही हैं। तो न्यूज एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने न्यूज को देख लिया और खत्म कर दिया। कुछ ऐसी चीजें आते हैं जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको जरूर से जरूर कवर करूंगा, है ना। और इसमें हम डिटेलिंग में जाएंगे। जैसे बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 AD में, 1192 AD में, है ना। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गोरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गोरी ने इसको डिफीट करने के बाद क्या हुआ था? जीत के उसमें गॉडेस लक्ष्मी की जो पिक्चर है वो कॉइन के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, क्लियर हुआ। चलिए, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम अब नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल्स की ओर। जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है ये जीएस पेपर 1 और 2 से रिलेटेड है। वर्ड हिस्ट्री और आईआर से रिलेट से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। द ओल्ड बट रिलेवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द कुबन मिसाइल क्राइसिस। जो कुबन
क्यूबा के अंदर मिसाइल क्राइसिस हुआ था उससे रिलेटेड बताया गया है, और वो ये बोला गया है कि वो आज भी रिलेवेंट है। सबसे पहले आप नजर मारिए मैप के अंदर कि क्यूबा है कहाँ। देखिए ये यूएस का पार्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है ना, ये देख पा रहे होंगे आप। यूएसए के बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेता हूँ। ओके, यूएसए हो गया, ये मैक्सिको हो गया है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये कैरिबियन सी हो गया। नजर मारिए ये बीच में क्या है, क्यूबा है। क्यूबे के अंदर एक फेमस आइलैंड है, वो कौन सा आइलैंड है, हवाना आइलैंड, बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। तो ये आपको याद रखना, कैरिबियन सी का ही आइलैंड है कौन सा, क्यूबा। क्यूबा इज एन आइलैंड, उसका उसकी कैपिटल क्या है, हवाना। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। यही पे याद करना है। किसका पार्ट है, कैरिबियन सी का पार्ट है, कैरिबियन सी का आइलैंड है, ठीक है। चलिए, अब आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आज आपको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बहुत डिटेल में बताऊंगा और पूरा क्लियर कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं है, थोड़ा सा आर्टिकल अनस्टेबल सा है, उन्होंने एग्जांपल देते हुए कुछ फैक्ट्स डेटा देते हुए लिखा हुआ है। मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में बताता हूँ इसको क्या हुआ है अभी। कि रशिया क्या कर रहा है, रशिया अभी आपको सबको पता होगा कि रशिया का चल रहा है कि रशिया जो है और यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में। तो रशिया जो है सोर्स स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, डी नेजिफाई का मतलब है डी मिलिटराइज कर रहा है यूक्रेन को, है ना, करने की बात कर रहा है। अब इसमें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि रशिया इज टू स्ट्रांग टू लूज। रशिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लूज करने के लिए, बहुत टू स्ट्रांग टू लूज है। यूक्रेन डिस्पाइट नाटो सपोर्ट के साथ साथ भी टू वीक टू विन, ये बहुत ज्यादा कमजोर है जीतने के लिए, तो जीत सकता नहीं है। और रशिया बहुत ज्यादा वीक है, टू स्ट्रांग है, मतलब हारने के लिए बहुत स्ट्रांग है, हार तो सकते नहीं है ना। तो ऐसा बताया गया है। अभी दोनों तरफ से न्यूक्लियर डिटरेंस बना हुआ है ना। अब ये डिटरेंस ही बना रहे, ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर डिटरेंस ब्रेक डाउन हो जाए। देयर इज वन आउटकम दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड, ये आउटकम यहाँ से हमें बचाना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस अभी इतने सालों से, लगभग 75 ईयर से न्यूक्लियर डिटरेंस बना हुआ है। देखिए न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा आसान शब्दों में। जैसे सपोज कंट्री ए और कंट्री बी, दो कंट्री हैं, ये कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इस कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये एक दूसरे को डरा के रखी हुई, आग दिखा के रखी हुई है, देखिए ऐसा मेरे पास भी ये है, मैं चला दूंगा तुम मर जाएगा, पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी, ये बोलता मैं भी चला दूंगा तुम खत्म हो जाओगे। तो जब ये ऐसा डिफरेंस बना हुआ तो दोनों लोग नहीं चला रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस बनना जरूरी है। ऐसा ना हो ये डिफरेंस खत्म हो जाए और कभी भी कोई भी ऐसा होने लगे, अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन का यूज हो गया तो ये मान के चलिए कि अब दुनिया के अंदर इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है, पूरी दुनिया को बर्बाद खत्म किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन से, है ना। इसलिए डिटरेंस का बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम सीखते हैं क्यूबन क्राइसिस क्या था, है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। लेसन फ्रॉम क्यूबा, क्या क्यूबा से 1962 की बात है, सन 1962 की बात है, क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए मैं आपको चीजों को बहुत इजीली समझाता हूँ। अ, उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर आप सभी को पता होगा, शीतकाल कहते हैं हिंदी में। कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के समय पे ऐसा था कि एक्चुअल वॉर नहीं हो रहा था, एक्चुअल वॉर इज नॉट गोइंग ऑन, बट डिटरेंस वॉर इज गोइंग ऑन। मतलब एक तरफ रशिया था, मतलब रशिया नहीं आप कह लीजिए यूएसएसआर था, आज का रशिया, ठीक है, और कुछ कंट्रीज के साथ यूएसएसआर था, और एक तरफ यूएसए था, मतलब नाटो, ठीक है, ये कह सकते हैं रशिया। तो ये दोनों आमने सामने थे। अब ये दोनों लड़ रहे थे, मतलब लड़ इन द सेंस ऑफ मिलिट्री बेसिस पे लड़ नहीं रहे, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना हो गया, है ना, इस तरीके से चीजों को करते हुए ये एक दूसरे से लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कौन पावरफुल बन के निकल के आएगा, है ना। तो उस समय यूएसएसआर जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब क्या हुआ कि एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, कि रशिया ने क्या, सॉरी यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने अपना एक पनडुब्बी, आप कह लीजिए जो सबमरीन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन वगैरह न्यूक्लियर की चीजें थी, वो उसको भेजा ऐसा गश्त लगाने के लिए। अब उसको गश्त लगाने के लिए भेजा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रशिया है ना। अब हमारा तो नहीं है, किसी और का है ना। तो यहाँ पे किसी जाके वो गलती से किसी चट्टान से टकरा जाता है ना, रशिया के पास, तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है।
तो ये रशिया को पता चलता है, रशिया बोलता है यार तुम हमारे ऊपर नजर रखे हुए, रुको हम बताते हैं, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसी समय क्या होता है, 1960 में क्यूबा जो है एक तरीके से प्रॉपर एक कंट्री बन जाता है, या कह लीजिए कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फंक्शन करने लग जाती है। उसके पहले मिलिट्री रूल रहता है क्यूबा के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलते हैं, ह्यूमन राइट का abolition देखने को मिलता है ना। फिर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन एक्टिविटीज होने के बाद यहाँ पे क्यूबा के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है। तो रशिया क्या करता है, रशिया क्यूबा को अपना बेस बना लेता है ना, क्यूबा को क्या बना लेता है, अपना बेस। और सोचिए यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे क्या है, रशिया है, क्यूबा है ना, क्यूबा मतलब रशिया आ गया। अब रशिया यहाँ पे मिलिट्री बेस बना के अब कितना खतरनाक हो जाएगा यूएसए के लिए, यूएसए के लिए तो हर समय डर का माहौल रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लेके आ गया, तो ये क्या हो गया, एक क्राइसिस हो गया, मतलब यहाँ पे डिटरेंस की रेट हो गया। और फिर यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने टर्की पे, जो कि रशिया के पास, रशियन यूएसए ने वहां पे बना लिया था, अब यूएसए ने यहाँ बना लिया, और रशिया ने क्यूबा में बना लिया। तो दोनों ने एक दूसरे के पास क्या बना लिया, एक तरीके से मिलिट्री बेस तैयार कर लिया। अब मिलिट्री बेस तैयार कर लिया तो दोनों पे डिटरेंस आ गया। इसी चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दोनों के पास मिला मिसाइल थे, दोनों के पास क्या थे, न्यूक्लियर वेपन थे, तो दोनों ने एक दूसरे को डिटरेंस तैयार किया। अब ये अच्छा हुआ कि ये चीज आगे नहीं बढ़ी, अगर ये चीज आगे बढ़ती तो संभावना थी कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता, है ना। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 3, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि जनरली आपने देखा होगा 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, चाइना इंडिया वॉर हुआ था। तो क्या हुआ था, जिस समय पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या थी, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था इस क्यूबन क्राइसिस के ऊपर, ध्यान था, उसी समय उसका फायदा उठा के चाइना अटैक कर दिया। तो चाइना जनरली यही करता है, चाइना क्या करता है, चाइना जब भी ऐसे मौके देखता है कि वर्ल्ड का ध्यान कहीं और है, दुनिया का ध्यान कहीं और है, तो उस मौके का फायदा उठाता है और वॉर करने की कोशिश करता है अलग अलग जगह पे, है ना। तो बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और ये आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मिलिट्री बेस कैसे क्यूबा के अंदर तैयार किया यूएसएसआर ने, और कैसे यूएस ने टर्की के अंदर क्या तैयार किया, है ना। क्यूबन क्राइसिस क्या थी वो चीज हमने देखा, तो वही चीज बता रहे हैं कि वहां से हमें सीख लेने की आवश्यकता है ना। ऐसा ना हो कि अब ये चलता रहे और न्यूक्लियर डिटरेंस खत्म हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस बार अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो इतने ज्यादा सबके पास न्यूक्लियर वेपन है कि प्रॉपर अब कोई बच नहीं पाएगा, है ना। तो द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, ये चीज बताई जा रही है ना। तो ये याद रखिएगा, द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, मतलब एक पैराडॉक्स का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन कि कभी स्टेबिलिटी दिख रही है और कभी नहीं दिख रही है। मतलब अगर आप डिटरेंस है तो आप डिटरेंस को स्टेबिलिटी भी बोलते हैं और इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, कि सामने वाले को न्यूक्लियर वेपन है, इस वजह से सामने वाला डिटरेंस स्टेबिलिटी बनी हुई है ना, और उसी की वजह से इंस्टेबिलिटी भी बनी हुई है। कैसे सर, ये दोनों चीज कैसे हो सकती है, ध्यान से समझिए इस बात को। सपोज आप, ये कंट्री ए है ना, ये कंट्री बी है ना। ये सपोज आप हाँ चलिए, कंट्री ए और कंट्री बी, अब ये दोनों कंट्री में क्या हो रहा है, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है ना, इसके पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, और इस कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अब इसके पास न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से, कंट्री ए के पास न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से क्या हो रहा है, कंट्री बी में खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कंट्री बी क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का आप ले लीजिए, या इंडिया और चाइना के ले लीजिए, है ना, कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो किसके ऊपर खतरा है, चाइना के ऊपर खतरा है, और किसके ऊपर खतरा है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी अटैक कर सकता है। और पाकिस्तान के पास है तो किसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इंडिया के ऊपर मंडरा रहा है कि पाकिस्तान कभी भी पगला के अटैक कर सकता है ना। तो एक क्या बनी, कैसी सिचुएशन बनी हुई है, इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी हुई है। किस कैसी सिचुएशन, सिचुएशन इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी हुई है ना। कोई चीज इंस्टेबल नहीं, लेकिन वहीं पे क्या है, पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है। तो क्या हो रहा है कि इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास है, मतलब कंट्री ए के पास है और कंट्री बी के पास है, दोनों के पास है, दोनों एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। तो स्टेबिलिटी बन रही है कि हाँ भाई अब हम स्टेबल है, कंट्री भी स्टेबल है कि भाई तुमने अगर मारा तो हम भी मार देंगे, है ना। तो डिटरेंस किस लिए वजह हुआ कि तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी, इस वजह से डिटरेंस भी बना हुआ है ना, स्टेबिलिटी भी बनी हुई है। तो देखिए दोनों चीजें पैराडॉक्सियल चल रही हैं, पैराडॉक्सियल मतलब अपोजिट चीजें एक साथ होना,
है ना, हाँ भी और ना भी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है और इंस्टेबिलिटी भी है ड्यू टू दिस न्यूक्लियर वेपन, है ना। तो ये जब भी अगर मीन्स आंसर राइटिंग के अंदर आए तो आप इस तरीके से पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं। आई होप मैंने आप लोगों को चीजें को अच्छे से समझाया, आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर, और कुछ ऐसा खास है नहीं, पूरा आर्टिकल हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। अब देखिए गो ग्रीन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। गो ग्रीन, गोइंग ग्रीन, आप क्या बोल रहा है गोइंग ग्रीन के अंदर? देखिए इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने से, वर्बल कम्युनिकेशन करने से, अच्छे इंटेंशन होने से क्या हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स, है ना। तो बोलने से पहले एक्शन करिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि आप करके दिखाइए, बोलिए मत, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ के दिखाइए, क्लियर करना है एग्जाम तो आप क्लियर करके दिखाइए। किसी को बोल बोल के नहीं होगा कि नहीं मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। जनरली लोग इस तरीके से करते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको करके दिखाना है ना। चलिए गेटिंग द रामसर साइट डिक्लेरेशन, अब हमने अब इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स और बजट के थ्रू हमने क्या किया है, हमने अनाउंसमेंट किया है तमिलनाडु जो है वहां पे उसके फ्यूचर के लिए, क्लाइमेट कंसर्न के लिए और ग्रीनर बनाने के लिए रामसर साइट्स का डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। ऑल्सो प्लान फॉर द इंटेंशन टू क्रिएट द ग्रीन पार्क ऑफ 100 विलेज, 100 विलेज के अंदर ग्रीन पार्क तैयार करने की बात की जा रही है। सेकंड क्या है, प्रपोज एन एलिफेंट रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर या आप कह लीजिए कोई भी स्टेट पीसीएस के अंदर, पीएससी के अंदर, चाहे वो बिहार पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, कोई भी पीएससी अगर आप दे रहे हैं और यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, या फिर कोई भी मैं कहता हूं सिंपल वनडे एग्जाम भी दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, क्या मैपिंग। ये आपसे पूछ लेंगे कोई चीज कहाँ पे है ना। आप देख रहे हैं मैपिंग के अंदर, मैपिंग की क्वेश्चन जो है यूपीएससी कितनी तेजी से पढ़ा रहा है। देखिए आपको प्रपोज किया गया है ये एलिफेंट रिजर्व, तो याद रखना है कौन सा, अगस्ती यार मलई, अगस्ती यार मलई, अगस्त मलई नहीं है, अगस्ती यार मलई साउथ में है ना। ये याद रखिएगा, इसको याद रखना। क्या करना है, आपका ये काम है, होमवर्क है आपका, है ना। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, बताइए एग्जैक्टली इसकी लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पे है, मैप में जाके इसको देखना है। सेकंड क्या है, डुगोंग कंजर्वेशन पार्क, ये बन रहा है पार्क बे के अंदर। पार्क बे कहाँ है, चलो मैं आपको पार्क बे बता देता हूँ। जैसे ये इंडिया खत्म होता है ना इस तरीके से, यहाँ श्रीलंका है, तो ये जो स्टेट है, ये जो वो है, वो क्या है, पार्क बे इसको कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है पार्क बे के अंदर। अ न्यू बर्ड सेंचुरी तिरुपुर, तिरुपुर के अंदर एक नई बर्ड सेंचुरी बन रही है ना। फर्स्ट एवर, पहली बार अब तक का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द स्लेंडर, स्लेंडर्स के लिए, स्लेंडर डोरिस के लिए, डिंग 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 डिगुल सॉरी डिंडीगुल, डिंडीगुल के अंदर और करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अब बात की जा रही है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको करना भी पड़ेगा। तो ये हमने एक्शंस भी लिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक्शंस नहीं लिए। स्टेट एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, सेटिंग अप अ ग्रीन क्लाइमेट फंड को सेट करने की बात कर रहे हैं कॉर्पस। इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन जो भी इस तरीके से प्रोजेक्ट आएंगे उसको इसके यहाँ से फंड उठाया जा सकता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार किया गया है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट कंपनी खोली जाएगी। अब क्या हो रहा है कि हैड बीन सेटअप किया गया है फॉर मैनेजिंग द 3 इंपॉर्टेंट मिशन। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया लेवल में हमने सेट कर दिया है, स्टेट लेवल में सेट करो। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई तमिलनाडु की बात चल रही है तो तमिलनाडु के अंदर 3 इंपॉर्टेंट मिशन है। कौन कौन से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तमिलनाडु ग्रीन और वेटलैंड्स, वेटलैंड्स बढ़ाना है, ग्रीनरी बढ़ाना है, तो तमिलनाडु ग्रीन एक मिशन है। तीसरा मिशन क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो ये तीनों मिशन आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट मिशन हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार किया है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं हम। द डिसमल केस ऑफ स्लेसिंग स्कीम एंड कटिंग फंड्स। देखिए इस पूरे आर्टिकल्स के अंदर जो है आपको डेटा बहुत मिलेगा, है ना।
डेटा कैसा मिलेगा, यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे डेटा दिया गया कि 50% या 50% से ज्यादा जो है एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है या सबस्यूम कर दिया गया है या हटा दिया गया है और उसको अलग अलग छोटी छोटी स्कीम्स में बांट दिया गया है। ठीक है, जो बहुत सारी स्कीम्स थी उस कुछ स्कीम्स को हटा दिया गया है, कुछ स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है और एक बड़ी सी स्कीम बना दिया गया है ना। जैसे ये कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये आर्टिकल लिखते हैं, है ना। ये एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 टाइम्स रहे हैं, पीलीभीत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश से, है ना। ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ये लिखते हैं वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड और डेवलपमेंट के जो 3 स्कीम्स हैं उनको 3 स्कीम्स में बना दिया गया है, जो टोटल 19 स्कीम्स हुआ करती थी। जैसे कि वो 3 स्कीम याद रखिएगा। अब ये जो देखिए आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ तो आपको जाके सभी स्कीम्स नोट डाउन करना है अपने कॉपीज में और उस स्कीम के बारे में एक बार जाके गूगल में सर्च करना है, उसके बारे में पढ़ना है ना। जैसे मैंने बताया मिशन शक्ति, तो आपको क्या करना है, मिशन शक्ति के बारे में जाके पढ़ना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मिशन शक्ति क्या है ना। मिशन वात्सल्य क्या है, इसके बारे में एक एक लाइन लिखना है। सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम क्या है एंड पोषण 2.0 क्या है। तो ये इन सब स्कीम्स के बारे में आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखना है, बताना है ना। फिर मिशन शक्ति इटसेल्फ रिप्लेस 14 स्कीम। अब जो मिशन शक्ति है वो पिछले जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सब उसको रिप्लेस करके ये मिशन शक्ति ले आए। टोटल 14 स्कीम्स थी ऐसी, उन टोटल 14 स्कीम को रिप्लेस करके मिशन शक्ति लेके आए, तो 3 लेके आए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर 2 स्कीम्स टोटल अभी रह गई हैं। टोटल आउट ऑफ 12 स्कीम को सबस्यूम करके 2 स्कीम बना दिया गया टोटल, है ना। इन विच द डेयरिंग थ्रू द कॉर्पोरेटिव्स एंड नेशनल डेयरी प्लान सेकंड, यही है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एग्जांपल्स दे रहे हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कि उसमें से अभी 3 रह गई हैं, 3 आउट ऑफ द 20, है ना। तो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, कृषि योजना, कृषि योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट्स आपको लगता है तो मैं ये सारी स्कीम्स भी डिस्कस करूंगा, एक अलग से लेक्चर लाके डिस्कस कर सकता हूं, बट आपको बताना पड़ेगा कमेंट्स के सेक्शन के अंदर, है ना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बहुत सारी स्कीम्स को सबस्यूम करके कम स्कीम्स, जब कोई चीज कम हो जाती है तो यूपीएससी के पूछने की संभावना वहां पे बढ़ जाती है ना। तो स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है यूपीएससी के पेपर के अंदर, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे वही चीज बातें की जा रही हैं, सभी स्कीम को कहाँ कहाँ पे कितना कितना। अब यहाँ पे जब स्कीम को यहाँ पे तो ये हो गया, सबस्यूम कर दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि जो फंड है वो फंड का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, फंड को कट किया जा रहा है, क्योंकि स्कीम्स कट हो गई तो फंड्स भी क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स ऑफ द बैंक एंड विच एन इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर, निर्भया फंड इस 2013 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोशल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन के लिए जो इंकरेज किया था वुमेन्स वगैरह के लिए, कि क्या अप्रोक्सीमेटली कितना सेफ गार्ड के लिए निर्भया फंड के अंदर इतना पैसा आया, इतना स्कीम इतना रिलोकेट हुआ, 1,000 करोड़ आया एलोकेट किया फंड एनुअली 2013 से 2016 तक, रिमेन लार्जली एब्सेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अप्रोक्सीमेटली 6,214 करोड़ रुपए हो गए, जिसमें से टोटल कितने यूज हुए हैं, एलोकेट फंड विद सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ तब से ये 6,214 करोड़ रुपए जो हैं इसके अंदर आ चुके हैं, याद रखिएगा, जब से 2013 में लॉन्च हुआ है निर्भया फंड। अब इस निर्भया फंड से क्या होता है, इस निर्भया फंड से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये वुमेन से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं पब्लिक प्लेस के अंदर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इन इतने सालों में 4,138 करोड़ रुपए का सिर्फ डिसबर्स्ड हुआ है, निकला है वहां से, है ना, बाकी पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है। ऑफ दिस जस्ट 2,922 करोड़ रुपए जो है यूटिलाइज किया गया है और 660 करोड़ रुपए क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट को दे दिया गया है ना। तो ये देखिए आप, इसमें से 181 करोड़ रुपए यूटिलाइज हुआ है जुलाई 2022 के बाद, ठीक है। तो जुलाई 2022 के बाद अभी 181 करोड़ रुपए यूज हुआ, तो इसका यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है, तो ये अपने को याद रखना है
है ना। आप ये ऐसा केस स्टडी और आंसर कहीं पे भी ऐसा पुट कर सकते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स के अंदर बताया गया है कि कितना पैसा दिया गया है, कितने की जरूरत है, लोगों का जो है पैसा बढ़ रहा है 35% एस्टिमेट, सारी चीजें। यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर में शॉर्टेज भी आ रहा है, उसके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी अपने आप बढ़ रही है, तो यहाँ इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एमजी नरेगा के अंदर वही चीज बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें बात की। नाउ लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको लिखिए, और मेरे हिसाब से आपको इसको बिल्कुल लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर देन डाउन साइजिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड कटिंग फंडिंग, वन शुड राइट साइज दैट गवर्नमेंट। After the goods and service tax reform, central-state relationship has been transformed. The fiscal power is skewed toward the central. जो फिजिकल पावर है कहीं कहाँ कहाँ की ओर जा रही है, सेंट्रल की ओर पहुंच रही है। हम सबको मालूम है जीएसटी के आने की वजह से सबसे ज्यादा जो टैक्स वगैरह है वो किसके पास, किसके हाथ में आ जाता है, सेंट्रल के हाथ में आ जाता है ना। तो अवर पब्लिक रिक्वायर, हमारी जो पब्लिक है उसको पब्लिक सर्विसेज के अंदर क्या 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 रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स। अब आप सोचेंगे सर डॉक्टर्स, सुनिए अभी, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स एंड फ्यूअर डाटा एंट्री क्लर्क। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो सिर्फ डेटा को याद रखें और डेटा की एंट्री करते रहें, जो अभी हमने डेटा पढ़ा है उस डेटा की बस एंट्री करते रहें, डालते रहें, खत्म करते रहें, है ना। तो वो क्लर्क हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, मतलब सोसाइटी के डॉक्टर्स चाहिए, हमें सोसाइटी के टीचर्स चाहिए जो सोसाइटी को अवेयर कर सके, सिखा सके। डॉक्टर्स डॉक्टर्स क्या काम करते हैं बताइए, डॉक्टर्स का काम क्या होता है, डॉक्टर्स का काम होता है ना चीजों को सुधारना, है ना, चीजों को जो बिगड़ गई हैं चीजें उसको सुधारना, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो इल चीजें चल रही हैं या जो चीजें उसको क्या करे, सुधारे, ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए। हमें चाहिए टीचर्स चाहिए जो चीजों को सिखा सके, नई चीजें लोगों को एजुकेट कर सके, उस चीज में बता सके, स्कीम्स के बारे में बता सके और बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयर कर सके। ऐसा हमें टीचर चाहिए, टीचर मतलब ऐसा हमें सिविल सर्वेंट चाहिए जिसके अंदर ये डॉक्टर्स की क्वालिटी हो, टीचर्स की क्वालिटी हो और इंजीनियर्स की क्वालिटी हो। इंजीनियर्स का क्या काम करता है, इंजीनियर्स और इनोवेटिव, है ना, तो जो इनोवेशन के थ्रू अपनी सोशल सर्विस को कर सके, है ना, स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करे और इस तरीके से सारी चीजों को कर सके, ऐसे ऐसे सिविल सर्वेंट की हमें आवश्यकता है। तो जब भी आपका जीएस पेपर 4, या देखिए इस तरीके से अपने को लिंक करना है, तो जीएस पेपर 4 के अंदर इस तरीके से जब टॉपिक आता है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड, है ना, कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो जो भी क्वालिटीज लिखने की बात आती है तो ये लाइन आप धीरे सीधे से उठा के लिख दीजिए कि हमें इस तरीके से सिविल सर्वेंट की आवश्यकता है। क्लियर हुआ बात आपको? ओके, चलिए। प्रोवाइडिंग द करप्शन फ्री वेलफेयर सिस्टम की जरूरत है, मॉडर्न इकोनॉमी प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड रेदर देन हैविंग अ टारगेट फ्यूअर गवर्नमेंट स्कीम। हमें नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम में टारगेट कर लिया, हमें पब्लिक गुड को बढ़ाना है। वी शुड रेस आवर एस्पिरेशन टुवर्ड द बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये नॉर्मल होता है कंक्लूजन। तो जब भी आप आंसर राइटिंग में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से चीजों को भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए ये जो आर्टिकल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शुड गवर्नमेंट सेल लिक्वर एंड रन लॉटरीज? तो ऐसा ये बात कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को लिक्वर जो है बेचना चाहिए, लॉटरीज जो है रन करनी चाहिए या नहीं, या उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों देखेंगे। ओके, चलिए। केरला के अंदर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा अभी इस समय पे हावी है। तो केरला गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद है, आरिफ मोहम्मद खान जो है, रिसेंटली ने क्रिटिसाइज किया है स्टेट गवर्नमेंट को रिलेइंग ऑन हैवी ऑन लिक्वर लॉटरी टू जनरेट रेवेन्यू। तो लिक्वर और लॉटरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से रेवेन्यू जनरेट करने से क्रिटिसाइज किया है। तो अब उसके ऊपर बात, ये आर्टिकल लिखा है निमाई निमई मेहता जी ने। ये एक इकोनॉमिस्ट है एंड स्टेटिशियंस हैं, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, है ना। तो ये जान लेना चाहिए, कभी कभी ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं काफी ऐसे लोगों को। जयन जोस थॉमस जी एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के आईआईटी दिल्ली के अंदर, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब याद करने के बारे में आप एक बार नॉलेज रख लीजिए, है ना। अब देखिए, शुड द गवर्नमेंट सेल सिन गुड्स? क्वेश्चन आता है क्या गवर्नमेंट को
सेल करना चाहिए सिन गुड्स। सिन गुड्स का मतलब क्या होता है, जो एविल गुड्स होते हैं, एविल गुड्स होते हैं जो बुरे होते हैं, है ना, ऐसे गुड्स जो बुरे हैं, समाज के लिए बुरे हैं, ऐसे गुड्स को सिन गुड्स कहते हैं। क्लियर हुआ, गुड्स मतलब सामान, है ना, ऐसे गुड्स जो समाज के लिए बुरे हैं उन्हें सिन गुड्स कहते हैं। क्या गवर्नमेंट को इस तरीके से गुड्स को बेचना चाहिए या नहीं? तो निमई मेहता जी क्या कहते हैं, निमई मेहता जी का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी इन सिन बिजनेस। ये बिलीव नहीं करते कि गवर्नमेंट को सिन बिजनेस में होना चाहिए, और इन एनी बिजनेस, या गवर्नमेंट को कोई बिजनेस भी करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या है, गुड्स पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना, मतलब एक तरीके से वेलफेयरिज्म गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट को वेलफेयर करना चाहिए, ना कि इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, सिन बिजनेस। और इस तरीके कोई भी स्पेसिफिक रीजन, द गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग द गुड्स लाइक द अल्कोहल। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। ये रूल को क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं कि ये गलत है ना। कंजप्शन ऑफ अ सिन गुड इज इंस्टीड और लिंक विद द पब्लिक बैड। ये पब्लिक बैड है, याद रखिएगा। आप जब भी आंसर क्वेश्चन आए तो आप ये जो जो मैं आपको वोकैब बता रहा हूँ ना, पब्लिक बैड हो गया, पब्लिक गुड हो गया, है ना, कुछ चीजें पब्लिक गुड होती हैं, कुछ चीजें पब्लिक बैड होती हैं, तो आप इस तरीके से आप अपने आंसर में इन सब का यूज करेंगे, है ना। आपको आर्टिकल्स से सीखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज नहीं सीखना, आपको वोकैब सीखना है, आपको लिखने का तरीका सीखना है ना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सिन गुड्स आर डिस्प्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जनरली जो सिन गुड्स होते हैं वो किसको इम्पैक्ट करते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उनको, है ना। द रोल ऑफ स्टेट नीड्स टू कंसिडर नॉट जस्ट टू सप्लाई द साइड होता फ्रॉम द डिमांड साइड एज वेल। अब जो स्टेट की जो नीड्स है वो जनरली सिर्फ सप्लाई करना ही नहीं है, जो डिमांड बढ़ती है तो डिमांड को भी देखता है, डिमांड साइड भी देखता है, डिमांड बढ़ती है। अब सोचिए ना कि डिमांड क्यों बढ़ रही है, अल्कोहल की डिमांड तेजी से राइज हो रही है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक हेल्थ में प्रॉब्लम जा रही है, पब्लिक हेल्थ का कंसर्न आ रहा है, ज्यादा ज्यादा लोग बीमार होंगे तो वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा, मतलब वहां पे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे, है ना। तो वही सारी चीजें ये बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, है ना। एक सिंगल कम्युनिटी में रेवेन्यू बेस्ड ऐसा अल्कोहल के ऊपर रह के बिल्कुल नहीं हो जाए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को, है ना। फिर जैन जोस थॉमस जी कहते हैं, ये कहते हैं कि द स्टेट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन रेगुलेटिंग सेल एंड कंजप्शन ऑफ द सिन गुड्स। ये एक अलग नजरिया देते हैं इस चीज को, है ना। आप भी सोचिए इसका एक नजरिया, आपका क्या नजरिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये कहते हैं कि जो सिन गुड्स है, जो अल्कोहल है, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टैक्स का, है ना। यहां से एक बहुत बड़ी लेवल पे हमको टैक्स आता है। जब हम क्या करेंगे, ये कहते हैं, एक अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब हम टैक्स को राइज करेंगे तो सिन गुड्स लोग कम खरीदेंगे। देखिए, अगर आप दिन का 1,000 रुपये कमा रहे हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर बंदा जो है, इंसान जो है 1,000 रुपये कमा रहा है, क्लियर, उसमें से वो क्या करता है, वो 200 या 300 रुपये किस में खर्च कर देता है, अपने अल्कोहल के अंदर, बाकी चीजें अलग अलग चीजों में। अगर इसके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, दैट मीन्स इस 300 की चीज को अब 500 रुपीज का हमने कर दिया। अगर ये ऐसा हो जाता है तो अब ये क्या, ये इस पे कर पाएगा नहीं, अब इस पे कम कर पाएगा। हो सकता है ये उसकी कैपेसिटी थी 300 रुपये खरीदने की, बाकी 700 रुपये उसके अलग अलग खर्चे हैं। हो सकता है 700 रुपये के अंदर वो क्या करता हो कि 400 रुपये पर डे का मान लो किराया, मान लो 200 रुपये का खाना मान लो, है ना, 100 रुपये अपनी बचत में रखता था या किसी और को देता था या कुछ भी करता था, उधार निपटाता था, जो भी था, है ना। तो इस तरीके से चीजें करता था, बाकी सामान खरीदता था। तो अब उसके पास पैसे ही कम है, तो वो क्या करेगा, वो 300 रुपये का खरीदेगा, मतलब वो क्या करेगा, कंजप्शन कम हो जाएगा, क्वांटिटी उसको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये इस तरीके से आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है ना। प्राइस गुड्स करने से एक तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, वो अलग बात है, जो रेवेन्यू हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाएंगे। दूसरा, एक ये विन विन सिचुएशन, ये कहते हैं सिन टैक्स क्रिएट एन विन विन सिचुएशन, कि लोग अपने आप उसकी कम कर देंगे उसको पीना, है ना, अल्कोहल वगैरह को लेना कम कर देंगे। ये सारी चीजें बता रहा है ये, है ना। ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी के आने के बाद से, जीएसटी जब आया तो जो फिजिकल जो चीजें हैं मेनली किसके ऊपर स्क्यूड हो गई, क्या रह गई, सेंट्रल के ऊपर स्क्यूड हो गई, है ना, फिजिकल सारी चीजें। तो जीएसटी की वजह से स्क्यूड हो गई सेंट्रल के पास, तो स्टेट के पास जो है क्या बचा है, स्टेट के पास दो ही चीज बची है, एक तो पेट्रोलियम बचा है और दूसरा क्या बचा है, अल्कोहल, है ना।
तो इसके ऊपर ये टैक्स बढ़ा रहा है और ये टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम को कर पाता है। तो ये बताता है टोटल रेवेन्यू ऑल द स्टेट 43.5%। ओके, नाउ ये सारी चीज ये बता रहा है ना। फिर एक क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि कैन गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन लिक्विड लॉटरी लीड्स टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसेस। तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, खुद से क्वेश्चन करिए ये क्वेश्चन, और आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये अपने आप में क्वेश्चन है, आप देखिए ऐसा समझ लीजिए कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। तो क्या ये गवर्नमेंट इस तरीके से मोनोपोली अगर क्रिएट हो तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली सही है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे बताया गया था कि स्टडी हुई थी, वहां पे बताया कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कंट्रोल अगर गवर्नमेंट करती है तो इसकी बेस से प्राइस राइज होते हैं। जहां जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहाँ पे एक स्टडी बताई गई है कि यूएसए के अंदर कुछ स्टेट्स हैं, जो 50 स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर, उसमें से जितने भी 50 स्टेट्स में से टोटल जो 15 स्टेट्स हैं, 50 में से 15 स्टेट्स आउट ऑफ 15 स्टेट्स जहाँ पे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है अल्कोहल के ऊपर। तो यहाँ पे अल्कोहल के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा हाइक है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। जो अदर स्टेट है, यहाँ पे अदर स्टेट के अंदर क्या है, अदर स्टेट के अंदर जो है कंपटीशन बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल बहुत कम है। अब प्राइस अगर कम होगा अल्कोहल का तो क्या होगा आप बताइए, कंजप्शन बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। प्राइस कम होगा तो हर दूसरा बंदा हर उठा के खरीद लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पे ये कौन थे हमारे चिंटू भैया थे, तो चिंटू भैया बहुत ज्यादा 100,000 रुपये दिन का कमाते थे, 400-300 रुपये की तो दारू पी जाते थे चिंटू भैया। तो अभी 1,000 रुपये में से चिंटू भैया क्या कर रहे हैं, अगर दारू कितनी होगी उनका अल्कोहल की, अगर अल्कोहल 100 रुपये का आने लग गई, वो जो 300 की आती थी, तो ये क्या करेंगे, वो 300 के अल्कोहल पियेंगे, वो कंजप्शन ज्यादा करेंगे, उनकी हेल्थ जो हो जाएगी खराब हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि जो पीने वाला है, जो नशेड़ी है, जो लपक पीता है ना, ऐसा कर लीजिए, तो वो तो बिल्कुल मानेगा नहीं, वो तो पिएगा ही पिएगा। तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं, वो और ज्यादा पिएगा। तो ये बता रहे हैं कि मोनोपोली एक तरीके से क्या करता है, प्राइस को इंक्रीज हाइक करके रखता है ना। और प्राइवेट सेक्टर जब भी आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे प्राइस नीचे चला जाता है। क्लियर हो गया, ये चीज बता रहे हैं। नाउ वही सारी चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये बता रहे हैं एक रिग्रेसिव स्टेप है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेपिंग लेस हार्मफुल होता है स्मोकिंग टोबैको। जैसे कि भी बताया कुछ चीजों को हम वैसे बैन कर देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, डज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कैप्चर द सिंगुर इंडस्ट्री स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इंडिया डिस्करेज द कंजप्शन ऑफ द लो अल्कोहल बेवरेज लाइक टुडे। तो ये पूछ रहा है इस तरीके से, क्या ये करना कि गवर्नमेंट कंट्रोल करके और बहुत सारी कुछ चीज़ों को बैन कर देती है, कुछ चीज़ों को नहीं करती है, कुछ ऐसा कर देती है, तो क्या ये सही है क्या नहीं है, और इसका क्या इम्पैक्ट्स होंगे। टैक्सिंग दीज गुड्स अलोन विल नॉट हेल्प अस टू विन दिस फाइट। देयर हैव टू बी पब्लिक एजुकेशन। सिर्फ टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो पीने वाला है वो तो पिएगा ही, ये कह रहे हैं जो पीने वाला है, जैसे जो जिसको दारू पीने की आदत है, जो आदी है वो तो पिएगा, जिसको नशा हो चुका है उस चीज का तो खाएगा, वो तो पिएगा, है ना। वो अगर वो चीज 100 रुपए की आएगी तो वो खाएगा पिएगा, अगर वो 200 की आएगी तो खाएगा पिएगा, वो 1,000 की हो जाएगी ना, वो तो भी खाएगा पिएगा, वो नहीं मानेगा, वो पूरे पैसे खर्च कर देगा। जिसकी वजह से कौन सफर करेगा, जिसकी वजह से उसकी फैमिली सफर करेगी, उसकी हेल्थ सफर करेगा, और फिर लड़ाइयाँ होंगी और केसेस बढ़ेंगे, और इस तरीके से चीजें जो होंगी डिस्टर्ब होगी, सोसाइटी के अंदर डिसबैलेंस बहुत तेजी से आ जाएगा। तो ये चीज भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्या करना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम टू वीन पीपल फ्रॉम अवे फ्रॉम एंड देयर रिड्यूस डिमांड फॉर द सिन गुड्स। हमें कोशिश करना चाहिए कि सिन गुड्स की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो, क्योंकि अभी तेजी से बढ़ी है सिन गुड्स की डिमांड, तो उसको हमें कम करने की कोशिश करना है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे वही चीज बात की जा रही, फिर कंसर्न स्टेक होल्डर जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 मिलियन 3.4 मिलियन पीपल है, 3 मिलियन पीपल आर वुमेन्स हैं, है ना। कि किस इंडस्ट्री, जैसे टोबैको इंडस्ट्री के अंदर तो अगर टोबैको बैन होता है ना, तो क्या होगा, इन सब की जॉब चली जाएगी, तो एक अल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी इनके ऊपर देखना चाहिए। तो इस तरीके से अपन टोटली बैन तो नहीं कर सकते हैं ना, अगर बैन कर दिया तो इन लोगों की लाइवलीहुड चली जाएगी, अगर लाइवलीहुड जाएगी तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इनके लिए अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी, अल्टरनेट लाइवलीहुड अपने को
ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, है ना। फिर क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेलिंग सिन गुड्स ऑन द पुअर कंपेयर टू अदर क्लासेस। पुअर के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेस। कैसे, क्या होता है कि पुअर अगर प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, वो कम प्राइस की चीजों को खरीदेगा, कम प्राइस की चीजें खरीदेगा तो वो खराब तरीके से, सपोज जो अल्कोहल है तो वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का अल्कोहल पिएगा, उसकी हेल्थ में इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं या अपर क्लास है, वो जो अल्कोहल कंजप्शन करेंगे उन्हें तो ज्यादा पैसों से फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन से, तो वो क्वालिटी वाला ही लेंगे। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो उनकी क्वालिटी डिग्रेड करके लेंगे। अब वो डिग्रेड करके लेंगे तो उनकी हेल्थ में इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ मैन हु ड्रिंक अल्कोहल इन इंडिया इज डिक्रीज फ्रॉम 29% इन 2015-16 टू 22% इन 2019-21 अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा। इस डेटा को आप अपने आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं कि देखिए इस सब चीजों की वजह से, टैक्स हाई और इन सब चीजों को करने की वजह से हाउस होल्ड तो सफर करता ही है हाई प्राइसेस की वजह से, है ना। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो मैन जो ड्रिंक करते थे अल्कोहल, उसमें गिरावट देखने को मिली है 29% से 22%। तो काफी ज्यादा गिरावट मिली है 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रख लीजिए। ओके, फिर ये बोल रहे हैं कि ये एक एग्जांपल देते हैं एनम जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जो टेम्परेंस मूवमेंट था 1880s में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो जो लोकल लोग थे उन्होंने वल्नरेबल सोसाइटी के अंदर थे, लोअर कास्ट ट्राइब्स से थे के, तो उन्होंने एंड कर दिया था ज्वाइनिंग करने के लिए मूवमेंट को लार्ज नंबर पे, है ना। तो फिर उसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनलिटी आ गई थी। ब्रिटिश जो था इंकरेज कर रहा था सेल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वगैरह को सेल को इंकरेज किया, जिसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनलिटी आ गई, वो दारू पी के पास पड़े रहते थे। तो ये सारी चीजें थी बर्डन। तो ये ड्रैकोनियन प्रोहिबिशन लॉ है, तो ये आपको याद रखना है ना, कि अल्कोहल जो है कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम आ रही तो बस अपन इनकम आ रही तो उसको रखे रहें और कुछ करे ना, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि सिंटेक्स जो है, ठीक है, डिस्करेज करता है कंजप्शन को, बट रिग्रेसिव इफेक्ट ऑन पुअर, पुअर के ऊपर इसका रिग्रेसिव इफेक्ट भी पड़ता है। दस डोंट वर्क डायरेक्टली थ्रू द प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट से जनरली कभी कभी वर्क नहीं करता है, तो पुअर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो मैं अभी मैंने बताया कि कंजप्शन तो वो करेगा ही, जिसकी आदत है वो पिएगा ही, और इसकी वजह से उसकी फैमिली में प्रॉब्लम जाएगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अपन मिडिल क्लास राइजिंग एक्सपेंस डिमांड फॉर द फ्यूलिंग और राइजिंग अल्कोहल कंजप्शन, है ना। रीथिंक करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। ये एक याद रखिएगा, फाइट अगेंस्ट अल्कोहल अब्यूज गैम्बलिंग एंड सो मस्ट बी लॉन्ग टर्म एंड मल्टी प्रोन, टैक्सिंग दीज गुड्स अलोन विल नॉट हेल्प इन दिस फाइट। दैट मीन्स टैक्सिंग कैन हेल्प, है ना, नो डाउट इट कैन हेल्प, बट टैक्सिंग दीज गुड्स अलोन विल नॉट हेल्प अस टू विन दिस फाइट। ओके, सिर्फ अकेला टैक्स करने से कुछ नहीं होगा। देयर हैव टू बी पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम एंड वीन पीपल अवे फ्रॉम एंड टू वीन पीपल अवे फ्रॉम एंड देयर बाय रिड्यूस डिमांड फॉर द सिन गुड्स। गुड्स को रिड्यूस करने की, सिन गुड्स के रिड्यूस करने की डिमांड, हमें अलग से प्रोग्राम, अलग से चीजों को लेके आना पड़ेगा। सो क्लियर हो गया होगा आपको ये आर्टिकल, है ना। हमने डिटेलिंग में डिस्कस किया है, ऐसा नहीं कि कोई ही पॉइंट छोड़ा है हमने, लगभग लगभग सारे पॉइंट्स आपके सामने पढ़ के डिस्कस की है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। अगर आप ये लेक्चर सुन भी लेंगे ना, तो मैं यकीन करता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको चीजें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, है ना। आंसर राइटिंग तो आप कर ही पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये एक छोटी सी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ने अभी ले करेंगे फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ सी 295 एयरक्राफ्ट प्लांट का गुजरात के अंदर, जो 2 अक्टूबर 30 में इसको इनॉग्रेशन इसका होगा। 56 CC-295 एयरक्राफ्ट। फिर ये कौन कर रहा है, ये सीट वडोदरा के अंदर है, गुजरात के अंदर। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, TASL, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए TASL है ना, ये बना रही है कंपनी। एब्रो एयरक्राफ्ट बाइस इंडियन एयरक्राफ्ट फोर्स को जब भी चाहिए तो वो लेके सीधे देगी। क्लियर। तो ये बता रहे हैं द फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू सितंबर 2026। तो 2026 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हो सकता है। ओके, तो कंप्लीटली बाय द 2031 द रेट ऑफ 8 एयरक्राफ्ट पर डे।
8 से 10 एयरक्राफ्ट हम लगभग पर डे सॉरी पर ईयर बना सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देखिए, ये क्रॉप वाला जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड जो क्रॉप था हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल में भी। आज भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको रेडी मिल चुका है अब ये जीएम मस्टर्ड भी इसका भी शोन किया जा सकता है, कमर्शियली कल्टीवेट इसको कर सकते हैं अपन, है ना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड एप्रीशियल कमेटी जीईएसीएल ने इसको अप्रूवल क्लियरेंस दे दी है, ये आपको याद रखना है। तो क्लियरेंस कौन देता है? जीईएसी। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती क्या है? क्या होता है, सपोज कोई भी क्रॉप है, ये क्रॉप है पर्टिकुलर, इस क्रॉप की जीन्स निकालेंगे। जीन्स आप वो लोग होशियार है, पता ही होगा आपको, है ना। जीन्स होता है, सबकी जीन्स होती है, तो जीन्स निकालेंगे इस तरीके से होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें, तो उसकी जीन्स निकालते हैं। उस जीन्स में कुछ हेरा फेरी करेंगे, कुछ स्पाइक करेंगे, कुछ अलग से बाहर से डालेंगे और उस जीन्स को बदलेंगे, है ना, उसको रेसिस्टिव बनाएंगे। सपोज क्या होता है कि कोई क्रॉप जब हम लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसको खा लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, उसकी वजह से भी बर्बाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा बनाते हैं जो ऐसा क्रॉप बना दें उसकी जीन्स बदल के कि जो पेस्टिसाइड डालें उसकी पेस्टिसाइड का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, और जो कीड़े मकोड़े लग रहे थे वो कीड़े मकोड़े मर जाएं, और कीड़े मकोड़े जो हैं उस पर ना लग पाए, उसको दूर भगाए कीड़े मकोड़ों। तो इस जिससे हमारी जो फसल है वो तेजी से बढ़ पाए, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। जीएम जेनेटिक्स को मॉडिफाई करके उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको क्या किया जा सकता है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्या उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यस, बढ़ाया जा सकता है ना। क्या इस तरीके से उसकी जो भी कीड़े मकोड़े आ रहे हैं उसको हटाया जा सकता है? जी हाँ, हटाया जा सकता है। तो रेसिस्टिव बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपको आज सर्च करना है। इंडियन एग्रीकल्चर और रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या क्या करता है ये आपको याद रखना है, और इसको सर्च करना है, आपका होमवर्क ही। ओके। लीड टू साइंस बेस्ड सॉल्यूशन मेजर फॉर्म देता है, और ये यही सारी चीज़ें कर रहा है, डेवलप करता है। हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स हैं, हाई यील्ड वेराइटी मतलब कम सीड्स में ज़्यादा पैदावार पैदावार होना कम जगह पे, है ना। तो वो हाई यील्ड देती है, जिसका यील्ड जो है ज़्यादा है, पैदावार जो है ज़्यादा है, इफिशिएंसी ज़्यादा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक छोटा सा न्यूज आप याद दिमाग में रख सकते हैं, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या हुआ है कि इंडिया का जो रुपी है वो क्या हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, या यूं कह लीजिए कि इंडियन रुपी स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्या हुआ है, यूएस करेंसी सॉफ्ट हुई है। तो अगर यूएस करेंसी सॉफ्ट होती है तो ऑटोमेटिकली इंडियन डॉलर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो बहुत छोटी सी एक न्यूज थी। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर आज एक बहुत प्यारी सी न्यूज आई है ना। बीसीसीआई ने एक पहला स्टेप लिया है टुवर्ड द जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पुट करना है, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये जरूर लिख के आना है ना। मतलब एक तरीके से ऐसा मान लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल है कंटेम्प्रेरी और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे बीसीसीआई के जो अभी रिसेंटली चेयरमैन बने हैं, सॉरी प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रेसिडेंट बिन्नी जी ने, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक फैसला लिया है कि अब जो मैचेस हुआ करते थे उसकी जो फी मिलती थी, है ना, मैचेस के जो एक तरीके से फीस मिलती थी, पैसा मिला करता था, सैलरी मिला करती थी, किसको, वुमेन्स को और मेंस को, दोनों की इक्वल करती है। ठीक है, ये जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक ये पहला कदम है, ये ध्यान से देखिए आप। टेस्ट मैच में वुमेन को अभी 2.5 लाख रुपए मिलते थे पर टेस्ट मैच, ठीक है, रिवाइज करके 15 लाख रुपए कर दिए हैं। मैन को पहले भी 15 मिलते थे। फिर ओडीआई के लिए 1 लाख मिला करता था, और T20 के लिए 1 लाख मिला करता था, किसको, वुमेन्स को। क्लियर। तो वहीं पे रिवाइज करके इसको कितना कर दिया गया है, 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ओडीआई को 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए T20 को कर दिया गया है ना, जो कि मेन की पहले 6 लाख और 3 लाख थी, है ना। ये चीज न्यूजीलैंड पहले ही कर चुका, न्यूजीलैंड ऑलरेडी डन, है ना। और ऑस्ट्रेलिया भी करने की सोच रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले इंडिया ने कर दिया। तो ये काफी पॉजिटिव स्टेप है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट किया है, ठीक है, ट्वीट करके बताया है, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि दिस इज द वेलकम स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी इन द गेम एंड इरेजिंग डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स, है ना।
फिर उन्होंने गौतम गंभीर जी ने कहते हैं, गौतम गंभीर कहते हैं, व्हेन यू एम्पावर प्लेयर्स यू ब्रिंग आउट द वेरी बेस्ट इन देम। स्मृति मंदाना कहती हैं, व्हाट अमेजिंग न्यूज फॉर द वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। हरमनप्रीत कौर जी कहती हैं, ट्रूली अ रेड लेटर डे फॉर अ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया विद पे parity announced for women and men. Massive news, this well done BCCI and जैसा है ना। तो अलग अलग लोग ट्वीट कर करके अलग अलग चीजें बता रहे हैं करके, लेकिन एक छोटा सा बट यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है बट? कैसा बट? देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप ये देखेंगे एनुअल रिटेनर कितना है, तो ग्रेड ए के लिए मतलब क्या होता है कि हर एक प्लेयर का एक ग्रेड होता है कि हाँ ये किस तरीके से खेलता है, कितना इसको दिया जाना चाहिए, क्या है कैसा। तो रिटेनर कितना है? तो वुमेन्स का 50 लाख रुपए आज भी रिटेनर है। वहीं पे मेंस के लिए ग्रेड ए का 5 करोड़ रुपए है। वुमेन का 30 लाख है ग्रेड बी का, वहीं पे मैन का 3 करोड़ है। ओके। ग्रेड सी का कितना है? वुमेन का 10 लाख रुपए। वहीं पे मैन का कितना है? वो 1 करोड़ रुपए। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे मैन का जो सबसे लोवेस्ट है ग्रेड सी में, मैन को जो 1 करोड़ रुपए मिल रहा है वो भी 2 गुना है। किसका? वुमेन के ग्रेड ए से इसका ग्रेड सी 2 गुना है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो रिटेनर क्या होता है इनकी? ये क्या है? एनुअल रिटेनर है, एनुअल सैलरी है। क्लियर हुआ बात? तो एनुअल सैलरी कितनी कम है, ये एक आज भी इनइक्वलिटी यहां पे बनी हुई जो हमें सुधारना चाहिए, है ना। तो ये, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा इनइक्वलिटी आ रही, बहुत बड़े लेवल पे। आप सोचिए ना, ग्रेड ए लेवल में जो वुमेन की प्लेयर है और मैन का जो ग्रेड सी का प्लेयर है, तो ग्रेड सी के प्लेयर से भी आधे आधी सैलरी है ग्रेड ए की। तो एनुअल जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आपको एक छोटी सी चीज़ें याद रखनी है ना। तो ये एग्जाम्पल जरूर पुट करना है जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल जरूर पुट करें। तो आज हमने इतनी सारी न्यूज़ देखे हैं, आज हमने प्रॉपर तरीके से एडिटोरियल्स को भी डिस्कस किया, है ना। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और इसी तरीके से आपको करते रहना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, जिससे हम और मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए नई नई सीरीज लेके आए और डिटेलिंग में इसका डिस्कशन हो पाए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।